MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से इस वक्त आप देख रहे हैं मेरठ से। आज के दिन सबसे पहले हम बात करेंगे गैंगस्टर विनय त्यागी की। विनय त्यागी की जिस तरह से हत्या की गई, अब सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ये मर्डर प्लानिंग के तहत तो नहीं की गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस की कस्टडी में विनय त्यागी जब कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था, आखिर उस पर हमला कैसे किया गया। सवाल उस 750 करोड़ की थ्योरी की भी उठ रही है कि आखिर वो बात कहां से सामने आ रही है। क्या कुछ बड़े राज विनय त्यागी जानता था। मैं विनय त्यागी के घर से महज केवल चंद कदम की दूरी पर हूं। कुछ ही देर में उनकी डेड बॉडी उनके घर पर पहुंचने वाली है, लेकिन उनकी मौत के बाद कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विनय त्यागी का राजनीति में भी देखिए बड़ा वर्चस्व था। उनकी पत्नी 2 बार देखिए ब्लॉक प्रमुख रह चुकी थी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरी हत्या के पीछे कोई राजनीतिक मंशा हो। कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं गैंगस्टर विनय त्यागी की हत्या के बाद कि कहीं ये तो नहीं कि ये गैंगस्टरों के वर्चस्व की लड़ाई भी हो सकती है। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर पश्चिम के गैंगस्टर विनय त्यागी हत्याकांड ने उत्तराखंड पुलिस के साथ पूरे सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विनय त्यागी की हत्या वेस्टर्न यूपी के गैंग्स की आपसी अदावत में हुई, या फिर 750 करोड़ के राज को हमेशा के लिए दफनाने के लिए विनय त्यागी को प्लानिंग के तहत मरवाया गया है। इन तमाम सवालों का जवाब इन तस्वीरों के साथ मिल सकता है। तस्वीरें 24 दिसंबर की हैं। जगह थी हरिद्वार के लक्सर इलाके का रेलवे ब्रिज। उत्तराखंड पुलिस गैंगस्टर विनय त्यागी को लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी। तभी रेलवे ब्रिज पर जाम लग गया। बाइक पर 2 शूटर आए, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। लेकिन इस बीच उत्तराखंड पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं, आप खुद देखिए। उत्तराखंड पुलिसकर्मी हाथों में राइफल लेकर विनय पर हमला करके भागने वाले आरोपियों को भागता हुआ देख रहे थे। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब कुछ साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर तो उसको पकड़ लेंगे, तो वो जब वो पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया। पैसा वो लेके भाग गया। फिर है ना कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था। तो उसको पकड़ा, फिर उसकी बीवी को भी बैठाया कि तेरी बीवी को भी हम मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस कहीं भी कोई इसका वो नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने, कानूनी रूप से किसी को नहीं उठा रखा। तो उन्होंने 2 दिन तक रखा है उसको। पुलिस अभिरक्षा में विनय त्यागी पर हमला हुआ। हमले के वक्त विनय के साथ 6 पुलिसकर्मी भी, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी दोनों शूटर्स पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसीलिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि क्या विनय त्यागी की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत करवाई गई है। वो कौन है जो नहीं चाहता कि 750 करोड़ रुपए की पूरी कहानी का खुलासा हो सके। क्या उत्तराखंड पुलिस का सुरक्षा तंत्र इतना कमजोर है कि पुलिस अभिरक्षा में ही हत्या कर दी जाती है। क्या विनय त्यागी कोई बड़ा खुलासा करने वाला था, इसलिए उसे मरवा दिया गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या विनय हत्याकांड में प्रशासनिक मिली भगत। मैं पूछने जा रही हूँ, मुझे डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे ये बताया जा रहा है कि आईसीयू में अंदर डॉक्टर नहीं है रात को। ऐसा कैसे हो सकता है? आईसीयू में 24 आवर मॉनिटरिंग होती है, आईसीयू में डॉक्टर कैसे नहीं है? रात को बहुत सारी चीजें हुई थी जो हमें ना पुलिस ने डिस्क्लोज करी, ना हमें उन्होंने डिस्क्लोज करी। हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी स्टाफ हैं जिन्हें ये चीजें पता थी, मुझे पुलिस वालों ने बताई ही नहीं चलने दिया कि कुछ भी रात को कॉम्प्लिकेशन आया है। पुलिस वालों ने भी, हॉस्पिटल स्टाफ जो सिक्योरिटी स्टाफ है स्पेशली, वो इस टाइम पे उनके अंडर प्रेशर है। तो सभी पहलुओं को इसमें लिया जाएगा और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त विनय त्यागी पे विभिन्न थाना क्षेत्रों में, विभिन्न जनपदों में करीब 4 दर्जन के आसपास अभियुक्त पंजीकृत थे। जिस अभिरक्षा में जो गोलीबारी की गई थी उसमें पुलिस द्वारा जो है कोई काउंटर में कोई कार्रवाई न करना ऐसा प्रदर्शित हो रहा था। तीनों ही पुलिसकर्मियों को जो सुरक्षा में लगे थे, जिनके द्वारा शिथिलता दर्शित की गई थी, उनके खिलाफ उनको तत्काल सस्पेंड किया गया है। विनय त्यागी की हत्या मामले में जिस 750 करोड़ की चोरी से जोड़ा जा रहा है, दावा है कि वो चोरी देहरादून में हुई थी। आरोप है कि मेरठ में एक बड़े NHAI ठेकेदार ने
ईडी के छापे के डर से भारी मात्रा में कैश, कई किलो सोना, ज्वेलरी एक गाड़ी में भरकर देहरादून के डॉक्टर के घर पर छिपा रखा था। विनय को इसकी भनक लग गई थी और दावा है कि विनय ने ये सारा माल चोरी कर लिया था। इसी मामले में देहरादून पुलिस ने विनय और उसकी पत्नी निशा त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। बिल्कुल शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है ये, जो ईडी के छापे की वजह से था। और ये ईडी ने क्या नाम है, ईडी के छापे से बचने के लिए उसके घर पे भी छापा पड़ा है। उसने ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी उसने, डॉक्टर प्रमोद ने। और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुन्नस चल रही थी आपस में उनकी। विनय त्यागी पर 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे। यूपी के मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में विनय की पत्नी निशा त्यागी 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है। विनय खुद भी राजनीति में सक्रिय था, इसलिए विनय का परिवार अब पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रहा है। इस वक्त मुझे सिर्फ अपने परिवार की, भाई के परिवार की सुरक्षा चाहिए और जो ये फर्जी मुकदमे लग रहे हैं विनय की पत्नी पर, वो हटने चाहिए और मुझे सीबीआई जांच चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए और कुछ कहना भी नहीं है। फिलहाल 750 करोड़ की चोरी एक मिस्ट्री बन गई है और सवाल ये है कि क्या इस मामले में पूरा खुलासा हो पाएगा, क्योंकि 750 करोड़ की राजदार विनय त्यागी की एम्स में मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां से जुड़े हुए आदर्श हमारे साथ, जो आपको बताएंगे कि आखिर हिजाब को लेकर वहां पर क्यों छिड़ गया विवाद। आदर्श। बिल्कुल सागर, यूपी में बुर्के और हिजाब को लेकर छिड़े विवाद के बीच में मुस्लिम महिलाओं का डांस भी विवादों में आ गया है। देवबंद के एक मौलाना को शादी निकाह में डांस करने वाली लड़कियों से परेशानी होने लगी है। मौलाना ने बाकायदा नियम कायदे गिनवा दिए हैं और साफ कह दिया है कि कोई भी मुस्लिम लड़की अगर डीजे पर डांस करती नजर आई तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। पुरानी कुरीतियों को तोड़कर और छोड़कर भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है। भारत की बेटियां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड कर रही हैं, लेकिन भारत के कुछ मौलानाओं के दिमाग की कोशिकाओं में आज भी कुरीतियों वाले कीटाणु पल रहे हैं। इनसे मिलिए, ये जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा है। मौलाना कारी सामाजिक सद्भाव और इस्लामी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान मौलाना कारी इसहाक को समाज सुधारक मानते हैं, लेकिन समाज सुधार के नाम पर मौलाना कारी क्या मुस्लिम महिलाओं को पाबंदी की बेड़ियों में जकड़ कर रखना चाहते हैं? सबसे पहले मौलाना कारी का ये बयान सुनिए, इसके बाद बाकी बात करेंगे। किसी मुस्लिम शादी को जाते हुए देखते हैं, यानी किसी बारात को जाते हुए देखते हैं और उसमें तरह तरह के खुराफात, नाच गाने, ढोल बाजा और लड़कियां बेपर्दा होकर जाती हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या हमने क्या किया है। बाज लोगों से जब हमने पूछा ये सब क्या है, तो वो लोग कहते हैं कि ये आज का स्टेटस है। ये कैसा स्टेटस है? भारत आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मौलाना नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाएं इस दौड़ का हिस्सा हो। मौलाना कारी इसहाक को निकाह जैसे कार्यक्रम में मुस्लिम लड़कियों का डांस करना तालीम की कमी लगता है। इस अजीम सुन्नत को अगर हम अदा करने जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। याद रखिए, अगर आप इसे अपना स्टेटस समझते हैं नाच गाने को, तो इसका मतलब आप तालीम याफ्ता नहीं हैं। और उसके बाद भी अगर आप खुद को तालीम याफ्ता समझते हैं, तो इसका मतलब यह है कि तालीम आपके सर के ऊपर से होकर चली गई। कारी इसहाक गोरा वैसे तो अपने भाषणों में इंसानियत और वतन से मोहब्बत को इस्लाम का अहम हिस्सा बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसी मुस्लिम महिला के डांस पर आपत्ति जताना क्या सही है? क्या मौलाना का बयान मुस्लिम महिलाओं की आजादी के खिलाफ नहीं है? दरअसल कट्टरपंथी नजरिया निकाह के दौरान होने वाले बॉलीवुड स्टाइल
या डीजे पर नाचने को धार्मिक रूप से नाजायज मानता है। पुरुष और महिलाओं के एक साथ नाचने को बेहयाई माना जाता है। फिल्मी गानों के बोल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स से मौलानाओं को दिक्कत होती है, लेकिन शालीनता के दायरे में रहकर अपनी संस्कृति के हिसाब से खुशी मनाना भी क्या मौलानाओं को स्वीकार नहीं है। शादियों में लेडीज का नाचना, शादियों में गाने बजाना, शादियों में पटाखे छोड़ना, ये सब इस्लाम में नाजायज और हराम है। ये जो आजादी के नाम पर औरतों को छोटे कपड़े पहनकर या पहनाकर नुमाइश बनाया जाता है, इस्लाम उसके खिलाफ है। इसको तमाम समाज के लोगों को, तमाम मजहबी लोगों को, तमाम धर्मों के लोगों को कंडम करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर सवाल उठाए थे। बबीता चौहान का तर्क था कि जब मुस्लिम महिलाएं किसी जन सुनवाई या अस्पताल में इलाज के लिए आती हैं, तो तब बुर्का क्यों पहनती हैं? लेकिन मौलानाओं को बबीता चौहान का तर्क किसी कांटे की तरह चुभ गया। बुर्का या हिजाब ये एक लिबास है और उस लिबास से चौहान जी को नफरत है। उनको इस नफरत का खात्मा करना होगा। अपने दिलो दिमाग, जहन और फिक्र और सोच को दुरुस्त रखना होगा, तभी जाकर के समाज सुधारक बन सकती हैं, उससे पहले नहीं। बात बुर्के की हो या फिर निकाह में डांस की, दोनों ही मुद्दे मुस्लिम महिलाओं की आजादी से जुड़े हैं। इसलिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि देश के मौलाना महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले अपने विचारों पर कैची क्यों नहीं चलाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां पर जुड़े हैं सत्यविजय हमारे साथ, जो आपको बताएंगे हैरान करने वाला घोटाला। सत्यविजय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ग्राउंड जीरो से हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे घोटाले की जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। शब्द मिटाने से 65 लाख रुपए साफ कर दिए जाते हैं। इस पूरे मामले में चूंकि घटनाक्रम जो है वो मंडला से है, जहां पर जो घोटाला हुआ है उससे सुनकर हर कोई हैरान है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर सिर्फ एक शब्द हटाने से 65 लाख रुपए का गबन कैसे हो जाता है, लेकिन ये हुआ है। सरकारी अधिकारियों ने किया है। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। कैसे किया है, कब किया है, ये पूरी खबर देखिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि शब्द हमेशा ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। जिस तरह धनुष से निकला तीर वापस नहीं आता, ऐसे ही जुबान से निकले शब्द भी वापस नहीं आते हैं। शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। कई बार किसी वाक्य में छोटा सा बदलाव पूरे अर्थ का अनर्थ भी कर देता है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में अधिकारियों ने एक शब्द को काटकर जो खेल किया, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। तारीख 8 नवंबर 2011, जगह सहकारी बैंक मंडला। शब्द काटकर सहकारी बैंक घोटाले की ये कहानी साल 2011 में शुरू होती है। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। दरअसल 8 नवंबर 2011 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मंडला के ऋण उप समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में अल्प बचत साख सहकारी समिति पर 38 लाख रुपए का पुराना बकाया होने के कारण उसके नए ऋण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था। लेकिन लोन अस्वीकृति की ये मोहर ही घोटाले का कारण बन गई। आरोप है कि बैठक के बाद तत्कालीन महाप्रबंधक नरेंद्र कोरी ने दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर दस्तावेजों पर अपनी कलम चला दी और अस्वीकृत शब्द से अ मिटाकर उसे स्वीकृत में बदल दिया। अस्वीकृति को स्वीकृति में बदलने के बाद अधिकारियों ने लोन की 38 लाख की रकम को बढ़ाकर भी 65 लाख कर दिया और महज 3 दिन बाद यानी 12 नवंबर 2011 को महाप्रबंधक के हस्ताक्षर से 65 लाख रुपए की लोन राशि जारी कर दी गई। बाद में ये रकम तत्कालीन महाप्रबंधक नरेंद्र कोरी, स्थापना प्रभारी एनएल यादव, लेखपाल अतुल दुबे और अल्प बचत साख सहकारी समिति के प्रबंधक शशि चौधरी ने आपस में बांट ली।
एमपी अजब है, एमपी गजब है, इस टैगलाइन को प्रमाणित किया है मंडला की खबर ने। दरअसल मंडला में 65 लाख का घोटाला हुआ है और ये घोटाला सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने ही किया है। और घोटाले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो कर्मचारी इसमें लिप्त थे उन्होंने अस्वीकृत से आ हटाकर स्वीकृत का ऑर्डर जारी करवा दिया और 65 लाख रुपए का गबन कर दिया। अब इस मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है और बैंक के ही 4 कर्मचारियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी कि मंडला की अल्प बचत साख सहकारी समिति अपने जमाकर्ताओं को पैसे वापस नहीं कर रही है। ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। सहकारी बैंक में कुछ लिमिट बढ़ा के और वैसे कुछ उनके जो सदस्यगण रहते हैं उनको दिए गए थे, जो बाद में रिकवरी नहीं हो पाई और उस लिमिट को बार बार बढ़ाया गया जबकि नहीं बढ़ाना चाहिए था। जांच यहाँ से हुई थी और ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा गया था जिसके आधार पर उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें अल्प बचत शाखा की एक मैडम हैं और कोऑपरेटिव बैंक के जो महाप्रबंधक को आरोपी बनाया गया है। एजेंसी ने 65 लाख की धोखाधड़ी में बैंक के 4 अधिकारी नरेंद्र कोरी तत्कालीन महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मंडला, एनएल यादव तत्कालीन स्थापना प्रभारी, अतुल दुबे तत्कालीन लेखपाल एवं पंजी फील्ड कक्ष प्रभारी और शशि चौधरी प्रबंधक अल्प बचत साख सहकारी समिति मंडला पर केस दर्ज किया है। एमपी अजब है, सबसे गजब है और अजूबे भी मध्य प्रदेश में ही होते हैं। आप देखिए किस तरीके से मंडला के एक सहकारी बैंक में अस्वीकृत और स्वीकृत का मामला सामने आया है जिसमें 65 लाख की राशि का गबन कर दिया गया कर्मचारियों के द्वारा। बात तो सामने आ गई, लेकिन आप सोचिए किस तरीके से स्वीकृत अस्वीकृत का आ हटाकर स्वीकृत कराकर 65 लाख का गबन कर दिया गया। यह सिर्फ मध्य प्रदेश में ही संभव है, ऐसा लग रहा है। इस तरीके से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में अपने पैर पसारे हुआ है। शब्दों और अंकों की काटछाट से हुआ घोटाला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोपियों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि 2011 के इस आर्थिक अपराध के आरोपी अधिकारियों से वसूली भी हो पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए बात करेंगे दिल्ली में ऑपरेशन आघात की। दिल्ली की पुलिस ने ऐसी प्लानिंग तैयार की है कि कैसे आखिर अपराधियों पर शिकंजा अब कसा जाए, क्योंकि नए साल के पहले जश्न में डूबने से पहले उन अपराधियों को पकड़ना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन आघात 3.0 इसलिए कहा जा रहा है इसे। लगभग हजारों आरोपियों की गिरफ्तारियां, कई सारे हथियार बरामद, ड्रग्स, शराब और क्या कुछ बरामद हुआ, कैसे जारी है देश की राजधानी दिल्ली में एक्शन, देखिए आप। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन आघात ने संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के पैर उखाड़ दिए। ऑपरेशन आघात के तहत दिल्ली पुलिस की धरपकड़ जारी है। दिल्ली पुलिस रात भर ऑपरेशन चलाकर अपराधियों को दबोच रही है। दरअसल नए साल से पहले ड्रग माफिया एक्टिव हो जाते हैं। दिल्ली समेत एनसीआर के अलग अलग इलाकों में होने वाली पार्टियों में नशे की खेप पहुंचाई जाती है। इन्हीं अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली में ऑपरेशन आघात चल रहा है। इस ऑपरेशन के तहत अलग अलग आपराधिक मामलों से जुड़े 600 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग अपराधियों के पास से 21 देसी पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू भी जब्त किए गए। साथ ही 12,258 शराब की बोतलें, 6 किलो गांजा भी अपराधियों से बरामद किया गया है। न्यू ईयर से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली, जहां पर ऑपरेशन आघात चलाया गया और इसके जरिए 150 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई और वेपन्स भी रिकवर किए गए। ना सिर्फ वेपन्स बल्कि शराब की बोतलें, जो ड्रग्स हैं वो भी रिकवर किया गया। वो रिकवरीज अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरे विजय आकाश आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जब रात में मल्टीपल टीम्स ने रेड्स की और रेड्स के दौरान आप देखेंगे इस तरीके के जो वेपन्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। जो पैसा है गैम्बलिंग करते हुए लोग, उनको डिटेन किया गया, बाद में उनकी गिरफ्तारी डाली गई। कैश आप देख सकते हैं जो रिकवर किया गया। नए साल को देखते हुए दिल्ली पुलिस सुपर अलर्ट मोड में है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है और इसी कड़ी में 285 जुआरियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
ऑपरेशन आगाज 3 में हमने लगभग 50 से ज़्यादा टीमें 15 ज़िले की और ऑपरेशंस की लगाई, जिसमें हमारे लगभग 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें सम्मिलित थे। इसमें हमने 47 जो हैं आर्म्स हैं, जिसमें से 21 CMP हैं, कंट्री मेड पिस्टल, 20 लाइव राउंड हैं और 27 हमारे नाइफ्स हैं, ये रिकवर किए हैं। इसके अलावा गैम्बलिंग पे सबसे आगाज़ करते हुए हमने 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज करके 62 लोगों को अरेस्ट करके 2,36,490 रुपए की रिकवरी की है कैश की। ऑपरेशन आघात दिल्ली पुलिस का एक विशेष अभियान है, जिसे दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध, नशा तस्करी, अवैध शराब, जुआ और हथियार तस्करों पर लगाम लगाने के लिए चला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने देश भर से ग्राउंड रिपोर्ट रिपब्लिक भारत पर। कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH